नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और समय है आपका करंट अफेयर्स का। और ये डेली करंट अफेयर का सेशन जो है दोस्तों, वो देश विदेश के साथ साथ आपके अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के समाचारों के संकलन के साथ जो है ये सेशन है, जिसमें कि हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो या और भी जो आपके तमाम समाचार पत्र हैं उन सभी का संकलन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और जिससे हमारा पूरा का पूरा ये प्रयास होता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, आज के सेशन से हम लोग जो आपकी क्लासेस हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिए हैं। आज से आपको अपने सेशन के साथ साथ लास्ट में, क्लास के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी जो है वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और क्या है आज का मोटिवेशनल कोट? आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ भी करिए, जुनून के साथ करिए, अन्यथा मत करिए। दोस्तों, अब जीवन में कुछ लक्ष्य ठानते हो तो मैंने कई बार इस प्रकार से बात की है और कई बार कहा है कि जब आप कोई लक्ष्य ठानते हो तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो ऊर्जा और वो उत्साह हमेशा नहीं दिखाते जो आपने उस लक्ष्य को ठानने के समय अपने आप से प्रण किया था। अपने आप के साथ जो है आपने एक वादा किया था कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने तक जो है वो थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आपके उत्साह में, आपके ऊर्जा में, आपके प्रयास में जो है, आपके जुनून में जो है वो कमियां देखने को मिलती है ना। उस उत्साह के साथ आप नहीं लगे रहते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि आप सफलता के काफी करीब होते हो और तब आप अपने हथियार डाल देते हो। तो दोस्तों, कहीं कोई भी कुछ कार्य कीजिए अगर आप, तो वो जुनून के साथ, एक उत्साह के साथ, एक अंदर से जो आपके अंदर हो, एक आग होनी चाहिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए। अगर करना है तो उस उत्साह के साथ कीजिए दोस्तों, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए, वो आपके बस की बात नहीं है। आपको इस चीज का फैसला करना है कि आप जिसने जो लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कितने उत्साही हैं, कितने जुनूनी हैं, कितना आपके अंदर उस चीज को पाने के लिए जो है वो ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आपको निर्धारित करना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो स्वयं से ढूंढना है और इसका उत्तर जो है वो स्वयं आपके पास ही होगा। ठीक है, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके अंदर वही उत्साह, वही ऊर्जा आज भी मौजूद है जो आपने इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ये आईएएस या पीसीएस या जो भी आपने सपना देखा है, उस एग्जाम को प्राप्त करने के लिए, उस सपने को प्राप्त करने के लिए, उस ओहदे को प्राप्त करने के लिए जिस उत्साह के साथ आपने शुरुआत की थी, क्या वो शुरू उत्साह जो है वो आज भी आपके मन में बना हुआ? अगर आपका दिमाग कहे, आपका मन कहे, आपका हृदय कहे हाँ, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका हृदय कहीं से भी कहे कि नहीं, वो उत्साह आपके अंदर नहीं दिख रहा है, तो फिर से एक बार विचार करने की आवश्यकता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। उर्मिला पोयम, प्रीति पोयम, दिव्या पाठक, गुलजारी लाल, काजल मौर्य, सुभाष, मोहम्मद आरिफ, रेखा गांधी, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि क्या है पहला न्यूज आप सभी की स्क्रीन पर। ठीक है ना, तो पहला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है। द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है 2 सितंबर का। ठीक है ना, एक्सप्लेन्ड कॉलम है, व्हाट टू वॉच आउट फॉर इन रिनोवेटेड जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मेमोरियल, व्हाट्स इन द रिवैम्प्ड मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स, व्हाट हैज चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल एंड व्हाट हैज बीन एडेड। ठीक है ना, तो जो जलियांवाला बाग है उसके पुनर्निर्माण से, पुनर्निर्मित जो हो रहा है जलियांवाला बाग परिसर, उससे संबंधित ये न्यूज है। और जलियांवाला बाग की बात अगर हम करें तो हमें 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार को किसी भी प्रकार से भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्मित परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। और जलियांवाला बाग को अगर हम बात करें तो यह बाग जो है एक स्मारक है जिसमें पहली बार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1961 में 13 अप्रैल को इस बाग का उद्घाटन किया था। और यहाँ जो नरसंहार हुआ है वो 13 अप्रैल 1919 को जो नरसंहार हुआ है उसको याद करते हुए हम इस बाग को याद करते हैं, है ना। सभी को क्लियर है? स्क्रीन क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है, आइए और भी जाने इसके बारे में। तो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों 1 मई 1991 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। इस ट्रस्ट के सदस्य के रूप में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जलियांवाला बाग ट्रस्ट इसके सदस्य के रूप में कौन कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो क्या है, इस ट्रस्ट के सदस्य है। जलियांवाला बाग के में क्या नवीकरण किया गया है, क्या
बदलाव किया गया है। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 के घटनाओं को दोहराने वाला ये 28 मिनट का एक साउंड एंड लाइट शो जो है वो हर शाम को दिखाया जाएगा, जिससे जो भी टूरिस्ट वहां जा रहे हैं उनको उस समय की जो पूरी घटनाएं हैं वो घटनाएं जो है उनके आंखों के सामने जो है वो फिर से एक बार उसका एक खाका खींचा जाएगा, है ना, जिससे कि आगंतुकों को क्या होगा कि उस मुक्ति स्थल के निर्माण के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो वहां उस जलियांवाले बाग में शहीदों की नई मूर्तियां जो है वो स्थापित की जा रही है और परिसर में उपस्थित जो आपके स्थित कम उपयोग जो आपके क्या है परिसर में स्थित कम उपयोग की जा रही इमारतों को अनुकूलित तरीके से दोबारा इस्तेमाल करते हुए 4 नई दीर्घाओं का निर्माण किया गया है। इन दीर्घाओं में पंजाब के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और गदर आंदोलन से संबंधित घटनाओं को भी प्रदर्शित करने का जो है वो पूरा का पूरा जो है उद्देश्य है कि इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। पुनर्निर्मित जो परिसर है दोस्तों जलियांवाला बाग का, उसमें गुरु नानक देव, सिख योद्धा बंदा बहादुर सिंह और महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति भी जो है वो स्थापित करने की योजना जो है वो पूरी की पूरी बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मारक के पुनर्निर्माण संबंधी विवाद क्या है, तो पिछले वर्ष के दौरान अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग में कई बार जो है वो मरम्मत और छोटे मोटे जो हैं वो सुधार कार्य किए गए, लेकिन बाग के जो जाने वाले रास्ते हैं वो रास्ता जो है वो काफी सकरा रास्ता है और 100 वर्षों से अगर देखा गया तो उस रास्ते पे किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बाग में कई अन्य जो है आपके चीजें जो है वो बदल गई हैं, किंतु नानक शाही ईंटों से बना एक संकीर्ण प्रवेश द्वार है जिसे होकर डायर जो जनरल डायर जिन्होंने यहाँ गोलीबारी कराई थी, ठीक है ना, तो जहां से घुसे थे उस दिन की भयावहता की याद दिलाता है। जुलाई 2020 में पुराने मार्ग पे हर निशान को मिटाते हुए इसे भित्ति चित्रों सहित गैलरी में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है ना। आशु राणा, दीपू कुमारी, सोनी राठौर, सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो फटाफट शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि सभी के सभी जो है वो क्लासेस को ज्वाइन करें, है ना। सभी फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर कर दिए और लाइक शेयर भी करते रहिए, है ना। क्लियर है सभी को स्क्रीन, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जलियांवाला बाग के बारे में बात करें तो एक शहीदी कुआं भी है जिसमें लोग जो हैं उस समय जब गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी, जब गोलियों की बौछार हो रही थी, तो उससे बचने के लिए जो है उस सही कुएं के अंदर जो है वो कूद गए थे, ठीक है ना। उसे कांच की चादर से ढक दिया गया है और इस चादर की वजह से इस भयावह मंजर का गवाह कुओं को देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरकार इसके निर्माण की जो है वो क्या कर रही है, निर्णय की आलोचना भी कर रही है कि उसको सही तरीके से जो है वो बनाया जाए, जिससे कि लोगों को उस समय जो लोग जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा जो गोलियों की बौछार कराई गई थी और उससे बचने के लिए जो शहीदी कुएं के अंदर कूद गए थे उनके बारे में भी लोगों को सही से जानकारी मिले। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 13 अप्रैल 1919 आपको दिन याद होगा और 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था वो बैसाखी का दिन था, जिसमें अमृतसर के स्थानीय निवासियों ने 2 स्वतंत्रता सेनानी के याद में, एक आपके कौन थे, एक आपके स्वतंत्रता सेनानी थे सत्यपाल और दूसरे कौन थे सैफुद्दीन किचली को कैद करने तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है वहां चर्चा करने के लिए जो है एक सभा का आयोजन किया गया था। और उस सभा के आयोजन में अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार करने की जो शक्ति दी गई थी उस पर चर्चा किया जा रहा था। और जलियांवाला बाग चारों ओर से जो है वो दीवारों से घिरा हुआ एक बाग है जहां आने जाने का एक छोटा सा दरवाजा था। अंग्रेजों ने के आदेश के खिलाफ इस बाग में अगर हम बात करें तो एकत्रित भीड़ में जो पुरुष थे, महिलाएं थे या छोटे बच्चे थे जो शामिल थे, उन पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के द्वारा कृत्रिम भीड़ को सबक सिखाने, ये जो एकत्रित भीड़ थी उसको सबक सिखाने के उद्देश्य क्या हुआ था कि वहां गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने के साथ उन 90 सैनिकों को सभा के दौरान ही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और भीड़ में कई लोगों ने जो अपने आप को बचाने के प्रयास किया और कुछ लोग जो है वहां जो शहीदी कुआं है, जो कुआं है उसके अंदर कूद गया, जिसको कि बाद में शहीदी कुआं का नाम दिया गया, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा कि नरसंहार जो हुआ, इस नरसंहार के बाद जनरल डायर को अमृतसर के में जो है वो कसाई के नाम से जाना गया, उसे कमोह से हटाकर वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, ठीक है ना। इसे कमांड से हटाकर वापस क्या किया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। और इस घटना के प्रतिरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नाइटहुड और कैसर हिंद की उपाधि को जो है वो त्याग दिया था, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए, आपको ध्यान भी है, आप लोगों ने इतिहास में इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है ना।
1922 में कुख्यात रूलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा जो है वो निरस्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये जलियांवाला बाग से संबंधित जो है वो आपके सामने ये मुद्दा था। आशुराना, जानवी त्रिपाठी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है। ठीक है ना। लाइक शेयर भी करते रहिए, और सेशन के लास्ट में जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी है ना। सभी को वॉइस क्लियर है। एक मिनट का समय दीजिए। सभी को वॉइस क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर है। ऋतु विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग। अगला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है एक्सट्रीमेंट ऑर्डर्स मस्ट बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है ना। द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। और सारहीन आधार पर सर्वत्र आवाज संचरण के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा जारी एक जिला बदर करने संबंधी आदेश जो था, उस आदेश पर टिप्पणी करते हुए कि किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने और उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है ना। इस क्या तथ्य है इसके बारे में बात करें तो जो जिला बदर के आदेश क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो जिला बदर आदेश के तहत अगर हम देखें तो एक निश्चित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के आवाजाही पर रोक लगाई जाती है। इस प्रकार के आदेश जारी करने का जो आधार है वो शीर्ष अदालत ने अपने टिप्पणी में कहा है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल साधारण मामलों में ही इस प्रकार के जो कठोर कार्यवाही जो है वो करने चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण के अधिकार के बारे में बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के आधार पर जो है प्रत्याभूत है, और यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है ना। इसके अलावा यह अधिकार जो है पूर्णतः बंधन मुक्त अथवा असीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के हितों और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए हम इस प्रकार के प्रतिबंध जो है वो लगा सकते हैं। संबंधित कार्यकारी प्राधिकारियों को किसी व्यक्ति को निर्वासित या जिला बदर करने की शक्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान पे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम यानी कि महाराष्ट्र पुलिस 1951 अधिनियम, पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953, असम लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम 1947, कर्नाटक पुलिस अधिनियम और अन्य कानून के द्वारा जो है इस पर जो है वो रोक लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना। इस मामले में एक व्यक्ति को जिले के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत कार्यकारी अधिकारियों को प्रदान की गई विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग किया गया है। संबंधित मामले में अगर हम बात करें तो इस शक्ति का उपयोग कानून के उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था, और हाल ही के दिनों में देश भर में शक्तियों के दुरुपयोग संबंधी इस प्रकार के मामले के जो बढ़त हो रही है उसके ध्यान में रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर टिप्पणी कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मामला देखें तो आपको ये प्रफुल्ल भाऊ साहेब यादव बनाम के पाठक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, ये आदेश बिना किसी आधार के पारित किए गया था, और चूंकि इस आदेश के बिना कोई दिमाग लगाए जारी किया गया था, इसलिए इसे अमान्य जो है वो माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिला बदर के आदेश को बरकरार रखने के जो उदाहरण है वो धन बहादुर घोरती बनाम असम राज्य मामले की मुद्दा है, जिसमें अदालत के द्वारा आदिवासी पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिला बदर के आदेश को बरकरार रखा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या मामला जो है, ठीक है ना, जिसमें वेश्याओं को एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अपना व्यापार करने और विशिष्ट क्षेत्र में आवाजाही के लिए मुक्त संचरण पर प्रतिबंध को वैध माना था। ठीक है। इसके अलावा एक मामला है पी
और मुघम बनाम मद्रास राज्य, जिसमें आदतन अपराधियों के निवास पर लगाए गए प्रतिबंध को न्यायालयों के द्वारा जो है वो उचित माना गया। जिला बदर संबंधी विषयों पर मौजूदा जो विधि है उसके अनुसार यदि जिला बदर करने संबंधी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं तो आमतौर पर न्यायपालिका इस प्रकार के निर्णय से जो है वो संतुष्ट हो सकती है। ठीक है, और यह देखते हुए प्रावधान किया गया किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन जो है इसके द्वारा जो है वो किया जाता है, और निष्पक्ष न्यायाधिकरण के द्वारा जो है वो स्वतंत्र जांच को अनिवार्य करते हुए इस प्रक्रिया को सही करने के लिए क्या है, सख्त जो है वो फैसला लेना पड़ेगा। सुषमा सिंह सोन, स्वागत है। ठीक है ना। अगला न्यूज है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर है, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। न्यूज द हिंदू सोर्स है, न्यूज है बीसीजी वैक्सीन की जो है वो लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। बैसिलस कैलमेट गुएरीन टीकाकरण जो है उसके जो है वो 100 वर्ष हो गए हैं। तो 18 जुलाई 1921 को तपेदिक टीबी से निपटने के लिए बैसिलस क्लाइमेट ग्लूरीन, ठीक है ना, के जो निर्माण है उस निर्माण के 100 साल पूरे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि बीसीजी है क्या। ठीक है ना, बीसीजी का टीका आप लोगों ने भी लिया होगा और बच्चों को आप जानते हैं इसका टीका लगता रहता है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तपेडिक यानी कि टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला ये जो बैसिलस कैलमेट ग्लूटीन है, ठीक है ना, ये टीका 1921 में जो है इसको बनाया गया था और इसके 100 वर्ष हो गए हैं। बीसीजी वैक्सीन को माइकोबैक्टीरियम बोविस जो मवेशियों में टीबी क्षय रोग का कारण है के एक स्ट्रेन के रूप में परिवर्तन किया गया था। वर्ष 1921 में पहली बार इस वैक्सीन का जो है वो मनुष्य के ऊपर प्रयोग किया गया था। वर्तमान में बीसीजी टीबी की रोकथाम के लिए एकमात्र जो है वो लाइसेंस प्राप्त टीका है। यह उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड सहित विश्व के सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला टीका है और यह जो है आपके पीड़ित लोगों को हर साल इसकी लगभग 120 मिलियन खुराक जो है वो दी जाती है। भारत में बीसीजी को पहली बार 1948 में सीमित पैमाने पर शुरू किया गया था और 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह बीसीजी जो है एक टीका बन चुका था। बीसीजी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो बच्चों के लिए टीबी क्षय रोग के गंभीर रूप के खिलाफ अगर हम बात करें तो ये मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है और किशोरों और वयस्कों के भीतर सुरक्षात्मक रूप से 0 से लेकर 80% तक ये प्रभावी होता है। बीसीजी नवजात शिशुओं को श्वसन और जीवाणु संक्रमण जैसे रोगों और कुछ और भी आपके सुस्ती या आपके और भी अल्सर जैसे अन्य माइक्रो कुष्ठ और बुरुली और अल्सर जैसे माइक्रो बैक्टीरियल रोगों से भी क्या करता है, ये बचाता है। मूत्राशय के कैंसर, घातक मेलोनोमा बीमारी और इम्यूनोथेरेपी एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। बीसीजी की प्रभावकारिता के बारे में बात करें तो ये कितना प्रभावित करता है, तो अगर हम देखें तो बीसीजी कुछ भौगोलिक स्थान पर काफी अच्छा काम कर रहा है जबकि कुछ जगहों पे इसके प्रभाव जो है वो काफी कम भी है। आमतौर पे भूमध्य रेखा के आसपास के जो देशों हैं यानी कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे बीसीजी वैक्सीन की जो प्रभाविकता है वो भी क्या होती है, प्रभाव जो है इसके और भी बढ़ते रहे। जैसे कि अगर भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर की तरफ चले, चाहे आपके जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में चाहे आपका यूके हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, इसमें अगर हम देखते हैं कि बीसीजी जो है इसकी प्रभावकारिता जो है वो काफी ज्यादा है। वहीं भारत, केन्या, मालावी जैसे भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में देखें तो यह क्षय रोग का भार जो है वो अधिक है, इसकी प्रभाविता जो है हमें कम देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के पर्यावरण माइक्रोबैक्टीरिया भी जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये माइक्रोबैक्टीरिया टीबी के खिलाफ जो है वो सुरक्षात्मक प्रभाव में बाधा उत्पन्न करने में सक्षम है। इसलिए बीसीजी टीका का प्रभाव जो है हमें इस क्षेत्र में काफी कम देखने को मिलता है। तपेदिक या टीबी है क्या, इसके बारे में बात करें तो तपेदिक या टीबी जो क्षय रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। और आमतौर में फेफड़ों को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। फेफड़ों के अंदर जो है ये आपका जो पिल्मोनरी टीबी यानी कि फुसफुसिया टीबी को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। किंतु ये इस प्रकार से के अलावा अगर हम बात करें तो मानव शरीर के अन्य अंगों को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। यह बीमारी जो है आपका पिल्मोनरी टीबी यानी कि फुसफुसिया टीबी से पीड़ित व्यक्ति की जैसे किसी अन्य माध्यम से वायु में बैक्टीरिया पहुंचने में जो है ये फैलता है। विश्व में चेचक, कुष्ठ रोग, प्लेग, हैजा जैसी अन्य ऐतिहासिक रूप से भयानक बीमारियों को काफी हद तक जो है वो समाप्त या नियंत्रित कर दिया गया है। ठीक है, इसके विपरीत टीबी जो है दुनिया में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या अभी भी बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 2019 में लगभग 10 मिलियन लोग जो है वो टीबी से ग्रसित हुए थे, जिनमें से 4 मिलियन आपके जो रोगी थे उनकी मौत हो गई थी। भारत में इन मामलों में अगर कुल संख्या की अगर हम बात करें तो विश्व के कुल मामलों का 27% जो मामला है जो कि भारत में हमें टीबी का देखने को मिलता है। अनुराग सैनी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब भारत की हम बात किए तो भारत में हमने कहा कि लगभग 27% जो हमें हर साल जो मामले देखने को मिलते हैं वो टीबी के मामले देखने को मिलते हैं।
तो वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टीबी को खत्म करने के लिए जो है वो भारत प्रतिबद्ध है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें केवल एक निदान और दवाओं की आवश्यकता जो है बल्कि अधिक प्रभावी टीकों की आवश्यकता होगी। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो कोविड-19 महामारी से हमने काफी सारा सबक लिया है, और इस आधार पर वैक्सीन के निर्माण करने, उसे विशेष रूप से वैक्सीन विकसित करने और इससे जो प्राप्त सफलता है उसको दोहराने के लिए वैक्सीन इक्विटी सुनिश्चित करने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? चलिए, तो दोस्तों इस समय आप लोग जुड़े हो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इंडिया का ये जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देखने को मिलता है। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, अपने मोबाइल में आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका स्क्रीन जो है ये ब्लू हो जाएगा। गेट स्टार्टेड पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कीजिए, और उसके बाद आप अपने हिसाब से गोल जो है वो चूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका गोल यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो, आप क्या कर सकते हैं, उसे आधार पर क्या कर सकते हैं, अपना गोल चूज कर सकते हैं। ठीक है, और गोल चूज करने के साथ क्या कर सकते हैं आप, जैसे अभी बात करें तो मान लीजिए आपका गोल जो है वो यूपीपीएससी, आप यूपीपीएससी सर्च कर लीजिए, और यूपीपीएससी सर्च करने के बाद आप मुझे सर्च कीजिए अनूप उपाध्याय नाम से, और मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चाहे 11 बजे जो प्लस की क्लास है उसका नोटिफिकेशन हो, या रात को 9 बजे हमने कल से हिस्ट्री का जो है वो मिशन एचडीएम के नाम से जो है एक सेशन स्टार्ट किया है, उस सेशन का भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। अभी 11 बजे प्लस पे आपकी एनवायरमेंट की क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। 10 सितंबर से जो है वो एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 50 घंटे के अंदर आपकी ज्योग्राफी जो है विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्लस पे आपका कंप्लीट करा रहा हूं, है ना, जिसमें हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उन सभी पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो उसको लिए भी आप लोग जुड़ जाइए। जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और जिनके प्लस के सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुके हैं वो नए नंबर और नए ईमेल आईडी के माध्यम से प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और उनको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 का कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से क्लास करने का। आप मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज को एसेस कर सकते हैं। आपका एकेडमिक कैलेंडर जो है वो बना दिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो है क्लासेस के जो है आपका पूरा एक शेड्यूल होगा, है ना, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस है, अनलिमिटेड क्विजेस जो है आप कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। बैच के बारे में बात करें तो एक ऑप्शनल का बैच है जो कि आप लोगों के लिए है। इसके अलावा हम देखें तो लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर यानी कल से जो है ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अभ्यास यूपीपीएससी प्रीलिम सीसेट के नाम से जो एक बैच स्टार्ट हुआ 1 सितंबर से, क्रैश कोर्स, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी जो है वो बहुत जल्दी अपने यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सब्सक्रिप्शन का जो फी है वो बढ़ाने वाला है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या आप लोगों का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फिर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या करना है, नया ईमेल आईडी और नया मोबाइल नंबर का आप यूज करेंगे, और अनूप 10 के कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लेट मत कीजिए, है ना, नहीं तो फी बढ़ने वाला है। अगर यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूपीपीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। फी के बारे में बात करें दोस्तों तो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन के सबसे पहले फायदे तो आप लोगों को पता है कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्लासेस मिलेंगी, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विजेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ है। इसके अलावा हम बात करें तो 24 महीने की जो फी है वो 8,400 है, 12 महीने की फी अभी 7,000 है, 6 महीने की फी 5,600 है, और 3 महीने की फी 3,500 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे क्या, अनूप 10, वैसे ही आपको इस कोड यूज करने के बाद आपके फी में आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। 24 महीने की फी 7,560 हो जाएगी, 12 महीने की फी 6,300 हो जाएगा, 6 महीने की फी 5,040 और 3 महीने की फी 3,150 हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इस कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है यूपी बिहार के स्टूडेंट्स के डिमांड पर, जिसमें यूपी और बिहार का आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा। जिसमें 6 महीने की फी की बात करें तो 6 महीने का फी जो है वो 7,960 है, 12 महीने की फी जो है वो 10,620 है,
और 24 महीने की फी जो है वो 14,620 है। लेकिन इन सभी पर आपको 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप कोड यूज कर रहे हो अनूप10। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 10% का ऑफ मिल सकता है, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हो, है ना। इसके अलावा बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है आपके किसी भी एजुकेटर्स के द्वारा आपके क्लास में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या वीडियो आपको दिखाया जाता है और आपको लगता है कि उस पर आपको क्लेम करना है, तो आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपका क्लेम सही हो तो अनअकैडमी आपको प्राइज भी देगा। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन और अनअकैडमी, जिसमें आप स्पेशल सेशन जो फ्री क्लासेस फॉर ऑल है, वो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके जो है आप इस सेशन का लाइव लाभ उठा सकते हैं, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स हैं, रेज योर हैंड करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। नेवर मिस क्लास, अगर आप क्लास को फॉलो कर लेते हो तो क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप क्लासेस मिस नहीं कर पाओगे। लेक्चर नोट्स जो है पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है ना। अंजलि पांडे, गुड मॉर्निंग। तो सभी को स्क्रीन क्लियर नजर आ रहा है ना। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर है, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है इंडिया सपोर्ट पैलेस्टीन पीस प्रोसेस। ठीक है ना। और ये आपको भारत के जो यूएन में प्रतिनिधि हैं श्रृंगला साहब, वो आपको नजर आ रहा है ना। तो दोस्तों, भारत द्वारा फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया का जो है वो समर्थन किया गया है, इस पर ये न्यूज है। भारत ने हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन की ओर से, ठीक है ना, शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को अपना समर्थन दिया है। भारत ने सुरक्षित, मान्यता प्राप्त और पारस्परिक रूप से सहमत सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ इजराइल के साथ रहने हेतु संप्रभु, स्वतंत्र और स्वयं समर्थ फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में तालिबान से नागरिकों की सुरक्षा तथा मानवीय पहुंच की सुरक्षा गारंटी संबंधी मांग करते हुए एक मसौदा प्रस्ताव भी जो है वो पारित किया जाना था। ठीक है, इस प्रस्ताव का उपयोग काबुल को अभी तक जो भी फंसे हुए विदेशी नागरिक हैं उनको बाहर निकालने के लिए समाधान के रूप में करना था। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस महीने समाप्त होने वाली है। आपको पता है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस समय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है और सदस्य देशों के नामों से अंग्रेजी वर्णाक्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को 1 माह की अवधि के लिए क्या है सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दी जाती है। उस आधार पर जो है वो भारत क्या कर रहा है, इसका इस समय अध्यक्ष बना हुआ है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर आया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच भूमि के एक टुकड़े को लेकर यहूदी और अरबों के बीच में 100 वर्षों से अधिक समय से क्या है संघर्ष जारी है। साल 1882 से लेकर 1948 के बीच दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में एकत्र हुए थे और इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है, इतिहास में इस घटना को अलियाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। फिर वर्ष 1917 में प्रथम विश्व के युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य का जो है वो पतन हो गया था और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन ने नियंत्रण कर लिया था। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा होने के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से बाल्फोर घोषणा जो है वो जारी की गई थी और उस समय फिलिस्तीन में बहुसंख्यक आबादी में अरबों की जो संख्या थी, यहूदियों पे इन बाल्फोर घोषणा का समर्थन किया, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया था। कुछ समय पहले यूरोप में जो है आपको ये लगभग अगर हम बात करें दोस्तों तो होलोकास्ट में लगभग 6 मिलियन यहूदी जो है वो मारे जा चुके थे। ठीक है, और इस कारण से एक पृथक यहूदी राज्य की मांग जो है वो फिर से काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को अपना प्राकृतिक घर बताते हुए इस पर अपना दावा किया और दूसरी ओर अरबों ने भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ने का जो है अपना दावा जो है कायम रखा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यहूदियों को जो है इसके लिए समर्थन किया था। ठीक है ना। 1947 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फिलिस्तीन को एक पृथक यहूदी देश और अरब देश से विभाजित करने के पक्ष में मतदान किया गया, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया गया था। विभाजन की इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरब पक्ष ने इसे खारिज कर दिया और अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है। इजराइल के निर्माण और तबाही के बारे में अगर हम बात करें तो 1948 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण जो है वो वापस ले लिया और यहूदियों ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया, किंतु यहूदी पीछे नहीं हटे और इसके परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें तो दोनों के मध्य में सशस्त्र संघर्ष जो है वो शुरू हो गया। इसी दौरान पड़ोसी अरब देशों ने भी इस क्षेत्र में हमले किए, किंतु इजरायली सैनिकों ने इन्हें जो है वो पराजित कर दिया और इस लड़ाई के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हजारों फिलिस्तीनियों ने अपने घरों से पलायन करा और इस घटना को जो है वो अल नकवा
या विनाश जो है वो कहा जाता है। लड़ाई के समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र में अधिकांश भूभाग पर अगर हम बात करें तो इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर जॉर्डन का इजराइल के साथ जो है वो युद्ध हुआ जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है और इस क्षेत्र पर जॉर्डन ने अपना कब्जा कर लिया तथा गाजा पर फिर से आपका जो अगर हम बात करें तो मिस्र ने जो है वो अपना अधिकार जमा लिया। आपके स्क्रीन पर ये इमेज दिख रहा है, जिस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये आपको इजिप्ट नजर आ रहा है, ये आपको जॉर्डन नजर आ रहा है, ये आपको वेस्ट बैंक का एरिया नजर आ रहा है, ये जेरूसलम नजर आ रहा है, ये गाजा पट्टी नजर आ रहा है, इजराइल है, ये गोलन हाइट्स है। काफी बार इस सर्कल में ये सारे टॉपिक्स भी आ चुके। गुड मॉर्निंग प्रीति सूर्य, ठीक है ना, काफी बार हमने इस पर चर्चा भी पहले किया। अगर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, है ना। तो सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को, है ना। आप चाहें तो ये जो आपके स्क्रीन पर ये इमेज दिख रहा है इजराइल्स बाउंड्रीज टुडेज पैलेस्टीन सिविलियन कंट्रोल्स लेबनान, ठीक है ना। लेबनान के नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, इजराइल, जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, सीरिया। अब यहाँ आपको कुछ डॉटेड है जैसे पैलेस्टीन सिविल कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा अगर जो आपको डार्क डॉट आपको नजर आ रहा है वो बिल्डअप पैलेस्टीन एरिया है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। यरूशलेम शहर के बारे में हम बात करें तो इसे दो हिस्सों में क्या किया गया था, विभाजित कर दिया गया था, जिसमें पूर्वी भाग पर जॉर्डन का अधिकार है जबकि पश्चिमी भाग पर इजराइल का जो है वो नियंत्रण है। अभी भी अगर हम बात करें तो अभी तक इसको लेकर कोई भी औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं किया गया और इस क्षेत्र में होने वाले चुनाव के लिए तनाव के लिए प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को जो है वो दोषी ठहराता और इस क्षेत्र की लड़ाई होती रहती। 1967 में इजरायली सेना ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक सीरिया की गोलन हाइट्स, गाजा और मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पे जो है वो कब्जा कर लिया था। वर्तमान के परिदृश्य के बारे में बात करें तो इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर जो है वो कब्जा है। हालांकि इसने गाजा पर अपने अधिकार को छोड़ दिया है, किंतु संयुक्त राष्ट्र अभी भी इस भूमि के भाग को अधिकृत क्षेत्र के रूप में हिस्सा मानता है। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है जबकि फिलिस्तीन जो है वो यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी के रूप में दावा करते हैं। अमेरिका पूरे यरूशलेम शहर को इजराइल के दावे को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में से एक है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का गठन करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जारी करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्यवाही का अनुमोदन करना शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी संकल्प जारी करने की शक्ति है। सदस्यों के बारे में बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं जिसमें स्थायी 5 सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों के बारे में बात करें तो इसके स्थायी सदस्य रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं और ये स्थायी सदस्य नए सदस्यों देशों को शामिल करने या महासचिव के पद के उम्मीदवार सहित सुरक्षा परिषद के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो करने की इनके पास शक्ति है। सुरक्षा परिषद के 10 स्थायी सदस्य भी होते हैं जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा मासिक आधार पर जो है वो की जाती है, ठीक है ना, क्लियर है। प्रस्तावित सुधारों के बारे में बात करें तो सुरक्षा परिषद के प्रस्तावित सुधारों में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में 5 प्रमुख बिंदु हैं जो कि आपके हैं सदस्यता की श्रेणियां, 5 स्थायी सदस्यों द्वारा धारित वीटो का प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विस्तृत परिषद का आकार और इसकी कार्यप्रणाली और सुरक्षा परिषद महासभा संबंध। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में अधिक स्थायी सदस्यों को शामिल करने का भी प्रस्ताव। भारत की मांगों को लेकर देखें तो भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का जो आह्वान कर रहा है। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि एक स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उच्च जो आपकी तालिका में सही जगह पाने का वो भी हकदार है। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट क्यों दी जानी चाहिए, अगर इसके ऊपर बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का संस्थापक सदस्यों में से एक है और यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे निरंतर योगदान करता है। इसलिए इसे जो है इसमें यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो क्या है परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। भारत यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का 7 बार सदस्य रह चुका है और इसके अलावा G77 G4 का जो है वो सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का तार्किक रूप से अगर हम देखें तो क्या है दावेदार जो है वो बन सकता है, जिसके कारणों के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। अगला न्यूज जो दोस्तों है आपके स्क्रीन पर द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है। नॉर्थ कोरिया अपीयर्स टू हैव रिज्यूम न्यूक
क्लियर रिएक्टर ऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एजेंसी जो है उसने दावा किया है। उत्तर कोरिया के द्वारा परमाणु रिएक्टर को दोबारा शुरू की जाने की संभावना है, ऐसा किसने कहा है? IAEA ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरिया के द्वारा प्लूटोनियम उत्पादक ठीक है ना, पुनर्संसाधन रिएक्टर, प्लूटोनियम प्रोड्यूसिंग रीप्रोसेसिंग रिएक्टर फिर से शुरू करने का जो है वो चांसेस है, वो हो सकता है फिर से इसे शुरू कर दे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का यह अनुमान है कि उत्तर कोरिया मुख्य परमाणु परिषद, जिसका नाम क्या है, जोंगब्योन में 5 मेगावाट रिएक्टर पर दोबारा जो है वो काम शुरू करने वाला है, ठीक है ना। और यह जो है उत्तर कोरिया नेता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन में प्रतिबंधों को हटाने के बदले जो है वो आपका योगब्योन परिसर के एक भाग को नष्ट करने का जो प्रस्ताव दिया गया था, किंतु उसके बाद दोनों देशों के मध्य कोई भी वार्ता जो है वो नहीं हुई, बात वहीं रुक गई। अपने परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के कारण उत्तर कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू है, ठीक है ना। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया के प्योंगयांग रिएक्टर में पहले हटाए जा चुके रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन से प्लूटोनियम को जो है वो अलग करने के लिए निकट स्थित रेडियो केमिकल प्रयोगशाला का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि योगब्योन रिएक्टर पुनः जो है वो चालू करने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा की स्थिति और खराब ना हो, और ये सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों के द्वारा के मध्य दोबारा वार्ता शुरू करने की आवश्यकताओं को भी रेखांकित जो है वो किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर वैश्विक शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में की गई थी, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है। इसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना और यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी प्रकार से रोकने में जो है वो प्रयासरत रहती है। IAEA के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को क्या करती है, रिपोर्ट करती है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। इसके कार्यों के बारे में बात करें दोस्तों तो IAEA अपने सदस्य देशों तथा विभिन्न भागीदारों के साथ मिलकर परमाणु प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करने, सुदृढ़ और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना जो है इसके अंतर्गत शामिल है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IAEA के कौन है, तो इसमें अगर हम बात करें तो 22 सदस्य राज्यों जो कि प्रत्येक के द्वारा निर्धारित भौगोलिक विविधता का प्रतिनिधित्व करना जो करते हैं। सामान्य सम्मेलन के द्वारा निर्वाचन प्रत्येक वर्ष 11 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 10 साल का होता है, ठीक है ना। कम से कम 10 सदस्य देश जो है वो निवर्तमान में बोर्ड के द्वारा जो है नामित है। IAEA की भूमिका के बारे में बात करें तो IAEA गतिविधियों और बजट पर जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए सिफारिश करता है, IAEA के मानकों को प्रकाशित करता है, IAEA की अधिकांश नीतियों का निर्माण करना और जनरल कॉन्फ्रेंस के अनुमोदन से महानिदेशक को नियुक्त करना इसके अंतर्गत शामिल है। इसके IAEA के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो कार्यक्रमों के बारे में बात करें तो कैंसर थेरेपी हेतु कार्यवाही कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी जो कि मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसके अलावा जल उपलब्धता संवर्धन परियोजना जो है वो IAEA के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा बात करें अभिनव परमाणु रिएक्टर और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना 2000 जो है वो IAEA के द्वारा चलाए जाए कार्यक्रम में से एक है, ठीक है ना। अगला न्यूज जो है दोस्तों वो आपके द हिंदू से लिया गया है। न्यूज है लीडेड पेट्रोल एडिक्टेड से UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है वो पेट्रोल के अंदर जो शीशे की मात्रा होती है, आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहां लिखा होता होगा शीशा रहित पेट्रोल, यानी कि लीड की जो मात्रा है उसको हटाने के बाद या पेट्रोल में से शीशे को समाप्त करने के बाद जो है इसकी समाप्ति पर जो है अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा एक सूचना जो है वो जारी की गई है, जिसमें विश्व में शीशा युक्त पेट्रोल के उपयोग को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है, इस पे बात की गई है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के बाद समय से पहले होने वाली 2 मिलियन से अधिक मौतों को जो है वो रोका जा सकता है और विश्व अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो सालाना $2.4 ट्रिलियन के अधिक की जो है वो बचत होने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक पर अगर हम देखें तो अल्जीरिया जो है वो शीशा युक्त पेट्रोल ईंधन का उपयोग करने वाला
अंतिम देश था और पिछले महीने इस देश ने भी शीशा युक्त पेट्रोल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया। भारत के द्वारा मार्च 2000 में ही शीशा युक्त पेट्रोल पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। शीशा युक्त पेट्रोल के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर पेट्रोल में अगर शीशा रहता है और इससे किसी भी प्रकार से बच्चे संपर्क में आ जाते हैं तो बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है इसका हानिकारक परिणाम देखने को मिलता है। इसके अलावा उच्च स्तर पर शीशे के संपर्क में आने से यह सीधे मानव मस्तिष्क और आपके जो नर्व सिस्टम्स होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, उस पर भी हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो व्यक्ति जो है वो कोमा में जा सकता है, वो विकलांग हो सकता है, ठीक है, यहां तक कि ये भी देखें तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। गंभीर शीशा विषाक्त के संपर्क में आने से जीवित जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनके मानसिक मंदता और व्यवहार संबंधी विकार जो है वो देखने को मिलता है। गर्भावस्था के दौरान जो है हड्डी में अगर मौजूद शीशे का प्रवाह रक्त में होगा तो इससे विकसित भ्रूण के शीशे संपर्क में आ सकते हैं, जिससे कि भ्रूण पे भी जो है वो नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के अनुसार वर्ष 2017 में शीशा के संपर्क में आने से पूरे विश्व में लगभग 5 मौतें हुई थी, ठीक है ना, 6 मौतें हुई थी, जिसमें 24.4 मिलियन वर्ष स्वास्थ्य ठीक है, जीवन वर्ष का जो है नुकसान हुआ था। शीशा वयस्कों के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है। इसके संपर्क में आने से उच्च रक्तचाप और गुर्दों की क्षति का जो है वो खतरा बढ़ जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में हम बात करें, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करने का एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है और यह संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अंतर्गत सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। पर्यावरण हेतु ये आधिकारिक अभिवक्ता के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य भविष्य के पीढ़ियों से समझौता किए बिना राष्ट्र के व्यक्तियों और उनके स्वास्थ्य सुधारों और जीवन गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रेरित, सूचित और सक्षम करके पर्यावरण की देखभाल में नेतृत्व प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहन करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय जो है यूएनईपी का वो नैरोबी केन्या में है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन, आपदाएं, संघर्ष, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, पर्यावरण प्रशासन, रसायन और अपशिष्ट संसाधन दक्षता और पर्यावरण की समीक्षा आदि करना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को इसके सदस्यों से स्वैच्छिक योगदान के द्वारा जो है वो वित्त पोषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न राष्ट्रों हेतु पर्यावरण समुदाय के एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते अनुसंधान निकायों के लिए जो है वो कार्य कर रहा है और जो ये इसके निकायों के सचिवालयों की मेजबानी करता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैविक विविधता अभिसमय इसके अंतर्गत शामिल है। वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय इसके अंतर्गत शामिल है। पारा यानी कि मरकरी पर मिनी माता जो अभिसमय है इसमें शामिल है। बेसल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ओजोन परत से संरक्षण के लिए वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय शामिल है। कार्पेथियन कन्वेंशन है, बमाकू कन्वेंशन है और तेहरीन अभिसमय जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आ जाते हैं आज के प्रश्नों पर। क्या है आज के प्रश्न? आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसा लगा अभी आज का जो कलेक्शन करंट अफेयर्स का था वो भी बताइए। और चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डिपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य, इस पर हमने चर्चा की है। आपको बताना है डिपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या असम, ठीक है ना। ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है, सभी को दिख रहा है। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, वो भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, ठीक है। तो दोस्तों आसाम जो है वो राइट आंसर है और आसाम के दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन का दर्जा देने वाला नोटिफिकेशन जारी किया है। दीपोर बिल आसाम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। ठीक है ना। यह एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में बड़े स्तर पर वन्य जीवों को सुरक्षा देता है। यह असम का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो, फ्रेश वाटर लेक है। चूंकि यह वन्य जीव अभ्यारण्य तेज गति के विकास कर रहे गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है, इसलिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से ये इको सेंसिटिव जोन टैग का देना जो है इसके लिए जरूरी था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चकमा और हाजोंग लोगों को किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में नागरिकता देने की मांग हाल ही में की गई? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, ठीक है ना। चकमा और हाजोंग, इस पर भी हमने चर्चा की हुई है ना, इस पर हम लोग ने चर्चा की हुई है। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, चकमा और हाजोंग। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी,
यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश वो सभी का उत्तर जो है वो सही है। और हाल ही में अगर हम बात करें तो चकमा नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों का अनुपालन करते हुए चकमा हाजोंग लोगों को अरुणाचल प्रदेश में नागरिकता देने की मांग की गई है। 6 दशक से अधिक समय में अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा और हाजोंग लोगों की संख्या राज्य में लगभग 60,000 से अधिक है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए बौद्ध चकमा और हिंदू हाजोंग को भारत सरकार ने जो है अरुणाचल प्रदेश में 1964 से लेकर 69 के मध्य जो है वो बसाया था। और वही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 और 2015 में दिए गए अपने आदेशों में कहा था कि चकमा और हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश के निवासी के रूप में भारतीय नागरिकता दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोल गुंबज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसे दक्षिण के ताज के रूप में देखा जाता है। यह कर्नाटक के विजयपुरा स्थित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसके हेमी स्फेरिकल डोम दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र रूप से खड़ी संरचनाओं में से एक है। ठीक है, और चौथा आपका ऑप्शन है गोल गुंबद भारत और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है, तो गोल गुंबज के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों जिन्होंने कहा गोल गुंबद भारत और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है ना। तो गोल गुंबज के बारे में हम बात करें तो हाल ही में बारिश के चलते गोल गुंबद का एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और इसके चलते जो है ये सुर्खियों में बन गया, जिसके मरम्मत के लिए भारत के पुरातत्व संरक्षण विभाग ने जो है जिम्मेदारी ली और इसके बाद ये सुर्खियों में आ गया था। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इस विशाल गुंबद का व्यास लगभग 44 मीटर और ऊंचाई लगभग 51 मीटर है। इसके निर्माण में 30 वर्ष लगे थे। यह एक मकबरे का गुंबद है जिसके मुख्य हॉल के भीतर चारों ओर सीढ़ियों से घिरा हुआ है और यह चौकोर चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे के मध्य में कब्र का पत्थर है जिसके नीचे बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। ठीक है, मकबरे के गुंबद की आंतरिक परिधि पर एक गोलाकार गलियारा जो है वो बना हुआ है। इस गुंबद को अंग्रेजों ने विस्परिंग गैलरी नाम दिया था क्योंकि इस गलियारे में एक तरफ फुसफुसाने पर बोला गया शब्द जो है वो दूसरी तरफ स्पष्ट सुनाई देता है। इस इमारत की सबसे बड़ी बालकनी को जो है वो चहमसा कहा जाता है। गहरे भूरे विशाल पत्थर से बना मकबरा दक्षिण भारतीय मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है जो द्रविड़ वास्तुशैली इसे घुल मिलकर बना है। और यह अष्टकोणीय इमारत नफीस नक्काशी, फूल बूटे और आलो मेहराबी से जो है आपका सजा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर खोरासन नाम के इलाके में 2012 में लड़ाकों ने एक गुट बनाया था जिसे ISIS खोरासन कहते हैं। ISIS खोरासन गुट अलकायदा से गठजोड़ है और यह इस्लामिक अमीरात की स्थापना पर बल देता है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है, A, B, C या D। ठीक है ना, ISIS खोरासन से संबंधित यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, तो दोस्तों काबुल एयरपोर्ट पे जो है वो पिछले गुरुवार को आपने देखा था कि एक आत्मघाती हमला हुआ था और उसमें मुख्य संदिग्ध जो है अफगानिस्तान के इस्लामिक स्टेट से संबंधित आतंकवादी संगठन को माना गया था और जिसपे अमेरिका ने जो है वो बाद में प्रहार करके इसके जो मुखिया है मतलब मेन जो साजिश करता है उसको मार दिया था। तो इस्लामिक स्टेट खुरासन के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये ISIS खुरासन जुड़े मामलों की तीव्रता से कई लोग चिंतित था। ISIS खुरासन की स्थापना 6 साल पहले हुई थी। सत्ता और प्रभुत्व की लड़ाई में तालिबान का एक गुट अपना दुश्मन मानता है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर खोरासन नाम के इलाके में 2012 में लड़ाकों ने गुट बनाया था। 2014 में इस गुट के प्रति झुकाव हुआ और वो इस्लामिक स्टेट की मुहिम में शामिल हो गया। ISIS के करीब 20 मॉडल हैं जिसमें सबसे खतरनाक ISIS खुरासन यानी कि खुरासन को दक्षिण एशिया के खुरासन का नेटवर्क सबसे मजबूत माना जाता है और ISIS खुरासन का मॉडल इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो दोस्तों ये रहा आपका करंट अफेयर्स का क्लास विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइए और अभी तक आपने अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल यानी कि लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए जहां क्लासेस की नोटिफिकेशन और PDF आपको मिले। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। अब अगली मुलाकात अभी हम 11 बजे जो है वो प्लस की क्लास में होगी जिसमें हम लोग फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद शाम को 4 बजे हमारा मुलाकात होगी ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फिर रात को 9 बजे हमारी मुलाकात होगी स्पेशल क्लास में जिसमें हम लोग मिशन SDM पर काम कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर हम आए। तो चलिए फिर से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। 24 अक्टूबर दिन तारीख याद है ना, तो लगे रहिए उत्साह में किसी प्रकार से
कमी मत आने दीजिए और अपने लक्ष्य को अपने आंखों के सामने से ओझल मत होने दीजिए, क्योंकि लक्ष्य जो है वो ही आपके अंदर जो है वो उत्साह बना सकता है, आपके लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है और आपको इस हिसाब से बना सकता है कि आप जो है ऊर्जा के साथ दिन प्रतिदिन अपने तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।